नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली पीसीएस के इस हमारे नए प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हम डेली पीसीएस से जुड़े हुए जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे। तो ये हम डेली डिस्कस किया करेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, आप इस तरह के प्रश्न का अभ्यास कर सकें। और जितना अभ्यास आप इस तरह के प्रश्न का करेंगे, उससे आपकी तैयारी दिन प्रतिदिन और बेहतर होती जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला जो है शुरू की जा रही है। तो आप सभी इस श्रृंखला को लगातार जो है वो फॉलो करेंगे और इन प्रश्नों पर जो है लगातार अपना ध्यान जो है वो बनाए रखेंगे। तो आपको अपने एग्जाम्स में जो है बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो इसी के साथ जो है हम आज का जो डेली पीसीएस जीके का ये सेगमेंट है शुरू करते हैं। और लगातार हम इसमें जो है इस तरह के प्रश्नों को डिस्कस किया करेंगे। रोज हम 10 या 15 प्रश्न जो है वो आपके सामने जो है लेकर के आएंगे और उन पर जो है चर्चा करेंगे। अंत में एक प्रश्न भी है जिसका उत्तर आप सभी को देना होगा। तो आज के जो क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं वो है विश्व दाल दिवस। तो ये विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए आप सभी, विश्व दाल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या 11 फरवरी? तो आज जब हम इस डेली पीसीएस जीके की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं तो आज ही जो है 10 फरवरी को क्या है, विश्व दाल दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। तो ये विश्व दाल दिवस के बारे में देखते हैं छोटी सी व्याख्या। तो हर साल 10 फरवरी को जो है विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। दालों के बारे में पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए, साथ ही टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष की जो दाल दिवस की थीम रखी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के लिए जो थीम है वो है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। तो ये इस वर्ष की जो है थीम है विश्व दाल दिवस की। इससे पहले पिछले वर्ष क्या थीम थी ये आप कमेंट करके बताएंगे। हमने एक वीडियो बनाया है जो विश्व दाल दिवस पर ही है, तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो उसमें आपको जो है और भी जानकारी इसके बारे में हो जाएगी। तो आपको बताना है 2023 में विश्व दाल दिवस की थीम क्या थी, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना उत्तर जो है बताएंगे। तो इसके बारे में मैं और बता दूं कि 10 फरवरी 2019 को जो है विश्व दाल दिवस मनाने की जो है शुरुआत की गई थी और ये प्रस्ताव पारित हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष कब था? अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष था 2016 में। 2016 को दालों के लिए ही एक समर्पित वर्ष के रूप में जो है मनाया गया था। ये दालों के बारे में जो जागरूकता बढ़ाने का काम कौन सी संस्था करती है? तो यूएन के अंदर जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये करता है जो है दालों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा कथन है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था। तो बताना है कि पहला कथन सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है वो कौन सा है हमारे देश का? वो है शक संवत। तो इसका मतलब पहला कथन जो है वो गलत हो जाता है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, तो पहला कथन गलत हो गया। साथ ही ये जो राष्ट्रीय पंचांग है ये कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो कथन दो भी असत्य है, यानी हमारा जो उत्तर होता वो होता डी विकल्प। तो इसके बारे में और थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में कई संवतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें विक्रम संवत जो कि 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। ठीक है, अगर मान लो अभी हमारा 2024 में है तो इसमें आपको 57 और जोड़ लेंगे तो जो है विक्रम संवत क्या हो जाएगा? तो विक्रम संवत हो जाएगा 2081। ठीक है, इसी तरह से जो शक संवत है उसका आरंभ 78 ईस्वी से होता है। देखो ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर होता है।
तो अगर हम शक संवत में जाएंगे तो इसका 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आपको 2024 में से 78 कम करने होंगे, ठीक है। तो 78 कम करके आपको उत्तर मिल जाएगा। तो शक संवत कौन सा हो जाएगा? शक संवत हमारा हो जाएगा इस बार 6 माइनस किया और यहाँ एक इसमें 4, तो शक संवत 1946 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है शक संवत और विक्रम संवत ज्ञात कर सकते हैं। वहीं ईसवी संवत, जिसे हम जॉर्जियन कैलेंडर भी कहते हैं, जो हमारा जिसके अनुसार अभी 2024 है, वो क्या है? वो जॉर्जियन कैलेंडर है, ठीक है। तो इंग्लिश कैलेंडर जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं, वो एक जॉर्जियन कैलेंडर है, ठीक है। ईसवी संवत उसके अनुसार चलते हैं, पर हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत, जिसे हमारे संविधान में जो है राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा किसे मिला है? शक संवत को मिला है, ठीक है। तो शक संवत के बारे में आप सभी जानते हैं, चैत मास से प्रारंभ होता है, पहला महीना चैत, ठीक है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये सभी आपको याद भी होंगे। और इसमें यह निश्चित किया गया था संविधान में कि भारत का राजपत्र आकाशवाणी के समाचार का प्रसारण भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पंचांगों में जो है जनसाधारण के लिए प्रसारित होने वाले संचरण में दोनों पंचांगों का प्रयोग होगा। दोनों पंचांग यानी जॉर्जियन और शक संवत के अनुसार जो है तिथि बताई जाती है। चलें आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है काफी बार कि जो सीएजी होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके दो काम होते थे पहले, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को अलग अलग कर दिया गया, कब? 1975, 1977, 1976 या 1981? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1976 में। तो देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से जो है अलग कर दिया गया और इस प्रकार जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य है वो केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न जो है ये कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। जैसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं, तो इसी तरह के प्रश्न जो है मैंने बनाए हैं। तो आप इन प्रश्न को जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको जो है लाभ होगा अपने एग्जाम्स में। तो इसी तरह के प्रश्न जो है हमारे एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं कि कथन दिया है और एक कारण दिया है। कथन क्या है कि भारतीय संविधान का अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या है, या फिर कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है, या कथन सही है कारण गलत है, या कथन गलत है या कारण सही है। तो क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं व्याख्या करता है? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है वो धार्मिक एवं अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 29 जो कि बताता है कि यानी कारण सही है। हालांकि जो अल्पसंख्यक शब्द है वो संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, तो ये भी सही है, पर जो कथन है उसकी व्याख्या कारण द्वारा नहीं की जा रही है, इस कारण से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों अलग अलग सही हैं, पर कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न भारतीय संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है। तो हम जो है संघ है, भारत एक संघ है, तो संघ
के बारे में दो कथन दिए गए हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, देखें, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी है, अलग होने के लिए मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अगर अलग होने की वकालत करते हैं तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी? जो अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है हमारे संविधान में रखी गई है, तो ये, और प्लस क्या राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है या नहीं है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा अधिकार नहीं है, ये कथन सही है या गलत है? तो केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, केवल एक सही है। केवल एक सही है मतलब कि हमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार संविधान में नहीं है, ठीक है, क्योंकि राज्य हमारे देश के साथ, संविधान के साथ किसी समझौते के साथ या मर्जी के साथ नहीं जुड़े हैं, या उनसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है, तो उनको फिर अलग होने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। और अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की सुरक्षा मिलेगी? नहीं। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की सुरक्षा है उसमें कुछ जो है प्रतिबंध भी हैं, जैसे कि देश की अखंडता, एकता से संबंध, उसको तोड़ने वाले बयान देने पर जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलेगी। आप इस तरह के बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो और कहें कि आर्टिकल 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो हम कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो भारत के संविधान में कहीं भी संघ शब्द का जो है वो प्रयोग नहीं है, ठीक है। भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान में भारत को राज्यों का संघ परिभाषित किया गया है। तो भारत संघ राज्यों के बीच इस सहमति का प्रतिफल नहीं है। राज्य हमसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ऐसे इस तरह की कोई सहमति राज्यों से नहीं ली जाएगी। तो जब राज्यों की सहमति इस तरह की नहीं, इस तरह का सिस्टम नहीं है, जैसे अमेरिका में जो है राज्य जो है वो देश के साथ एक तरह से सहमति से जुड़े हैं, यहाँ इस तरह का प्रश्न उठता ही नहीं है। तो इसलिए राज्यों को यह भी अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें, ठीक है। कोई राज्य अपने आप को देश से अलग घोषित नहीं कर सकता है, ये अधिकार राज्यों को नहीं है, इस बात का ये मतलब होता है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 के भाग 1 के तहत, ठीक है, और फिर 19(2) में इसमें कई सारे जो है प्रतिबंध वो भी बताए गए हैं। तो प्रतिबंध में एक आता है कानून व्यवस्था और देश की एकता अखंडता के आधार पर जो है उसको रोका जा सकता है। यही कारण है कि जैसे खालिस्तान की मांग करने वालों को प्रतिबंधित किया गया, तो कोई भी जो है वो देश से अलग होने की जो है मांग अगर करता है तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत नहीं आता है। तो यानी कथन 2 भी सत्य है, ठीक है। कथन 1 तो क्या पूछा गया था, ठीक है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है और अलग होने पर अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी पहला कथन ही केवल सही है, तो ऑप्शन ए। क्लियर? आगे चलें, देखिए अगले प्रश्न को देखें, और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी जो है आपसे एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। फिर जनगणना और जनगणना संघ सूची का विषय है। फिर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये द्वितीय अनुसूची का विषय है। दल बदल विरोध ये 10वीं अनुसूची का विषय है, 10वीं अनुसूची में है। तो कौन सा इनमें से गलत है? तो इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो गलत है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है, ठीक है। तो द्वितीय अनुसूची में क्या क्या है? द्वितीय अनुसूची में आते हैं
राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन सब के भत्ते, विशेषाधिकार, ये सब इसमें शामिल हैं। तो द्वितीय अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा इस द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है। तो अब यहाँ देख सकते हैं क्या क्या जो है उसमें शामिल है। तो जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो भी भत्ते और इनके जो विशेषाधिकार हैं वो सब किस में बताए गए हैं? वो द्वितीय अनुसूची में बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हमारा सी हो गया। अगले प्रश्न पर चलें। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? अब 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए है 22, बी है 29 और सी है 24 और ऑप्शन डी है 32। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो बताइए आप 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज की व्यवस्था जो की गई, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और इसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? तो इसमें 29 विषय जो है वो सम्मिलित हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो इस प्रश्न की व्याख्या में देखें तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार व जिम्मेदारियां ये 11वीं अनुसूची में दी गई हैं। इसमें से 29 प्रकार्यात्मक विषय यानी 29 विषयों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। यह अनुसूची कब शामिल हुई हमारे संविधान में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1992 में। ठीक है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1992 में। उसके द्वारा जो है हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 243(6) ये जोड़ा गया जो कि पंचायतों की शक्तियों को जो है बताता है और इसमें 29 विषय शामिल हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? पहला कथन है यह 1977 में अस्तित्व में आया और इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो बताइए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, केवल 2 या 1 और 2 दोनों या केवल 1 या ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है केवल 1। प्रधानमंत्री कार्यालय 1977 से पहले उसको प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था, जिसे मोरारजी देसाई के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम दिया गया। अतः कथन 1 सत्य है और केवल कथन 1 ही इस प्रश्न में सत्य है। प्रधानमंत्री कार्यालय में इसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट सचिव नहीं। तो कथन 2 जो है वह गलत हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर जो है केवल 1 और ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान इनमें से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 6वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं वो इनमें से त्रिपुरा राज्य पर लागू होते हैं। वैसे 6वीं अनुसूची के जो प्रावधान हैं अनुच्छेद 244(2) से लेकर के अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो 6वीं अनुसूची के विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं। किन किन राज्यों से संबंधित हैं एक बार फिर से देख लीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों से संबंधित हैं। तो इस तरह हमारा जो विकल्प ए है वह सही हो जाएगा, क्योंकि ए में त्रिपुरा था, बाकी तीनों विकल्प देख लीजिए सिक्किम और नागालैंड, जबकि ये 6ठी अनुसूची से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर केवल त्रिपुरा हमारा सही उत्तर हो गया। इन राज्यों के लोगों को अभी भी अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जो है जुड़े हुए माना जाता है और इसीलिए इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है। स्वशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता
दी गई है। तो ये व्यवस्था स्वशासन के लिए की जाती है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का आखिरी प्रश्न ये होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है मिलान हमारा सही नहीं है वो बताना है। ए है बंदी प्रत्यक्षकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, फिर परमादेश यानी वी कमांड, और सी प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। यहाँ गलत दिया हुआ है, बाकी सभी विकल्प सही हैं। तो प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय को लेख, यानी राइट टू सबऑर्डिनेट, राइट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसका अर्थ होता है प्रतिषेध। ये चीजें क्या हैं? ये रिट हैं जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जो रिट जारी की जाती हैं। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। तो उन 5 प्रकार की रिटों को कहा जाता है, ठीक है। एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, फिर प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अक्सर इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। तो प्रतिषेध की रिट कब जारी की जाती है? जब किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरण को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य करने से रोकने के लिए, जो उसके क्षेत्र में नहीं है, तो उस समय जो है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के लिए प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है। तो रिट के बारे में मैंने बताया, ये 5 रिटें होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी इसका अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए जब न्यायालय द्वारा किसी जो है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, जो कि जो है पुलिस या जो है किसी अथॉरिटी के समक्ष अगर वो जो है कैद में हो या उसको बंदी बना लिया गया हो, तो न्यायालय उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो न्यायालय द्वारा दिया गया कोई आदेश यानी हम आदेश देते हैं, वो होता है परमादेश। प्रतिषेध की अभी मैंने बताया, उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, ठीक है, यानी उसको किसी ऐसे कार्य को करने से रोकना जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो अधीनस्थ न्याय। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण ये पूर्णतया सूचित कीजिए, किसी पर सूचना मांगने के लिए जो जारी की जाती है अथॉरिटीज को या अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किसी विषय पर सूचना जारी मांगने के लिए। और अधिकार परीक्षा, किसी अथॉरिटी या अधिकारी को वो काम करने से रोकना जो उसके अधिकार के बाहर है, जो उसके जो है कार्य के दायरे के बाहर है, तो उससे रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है उसे बोला जाता है अधिकार परीक्षा, यानी किस अधिकार से। क्लियर है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद रखना है। और अंत में आज के लिए आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया जा रहा है, तो आपको इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर जरूर करना है, ताकि इससे आपको अंदाजा हो सके कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी अच्छी चल रही है और आपको कितनी सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में जो है देंगे। तो क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को परिभाषित, किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इस अनुच्छेद में, एक सेकंड, हाँ, धन विधेयक को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 112। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर जो है सही होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर लिख करके बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस सीरीज से लगातार जुड़े रहिए। लगातार आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।